केसेस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नाम है। होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज हैं बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। हम सेकंड पॉइंट एक्सक्रीशन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसके डिसऑर्डर्स शुरू किए थे कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम यानी किडनी से रिलेटेड रीनल प्रॉब्लम, रीनल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। हमने बेटा लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये डिसऑर्डर्स 2 तरह के हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर और दूसरे होते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर, कि बॉडी फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर पा रही लेकिन उसकी स्ट्रक्चर ठीक है, और दूसरी तरफ ये है कि किडनी की स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब है, इसकी वजह से फंक्शन भी खराब हो गया। लिहाजा हमने कल फंक्शनल डिसऑर्डर पढ़ा था जो कि किडनी स्टोन्स की फॉर्म में था, और स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर यानी कि रीनल फेलियर को हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। किडनीज का फेल हो जाना, उसके ग्लोमेरुलस पार्ट का फेल हो जाना, ब्लड को फिल्टर ना करने के काबिल रहना, दैट इज रीनल फेलियर एंड दैट इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। आज हम बेटा उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि जब किडनीज, एक किडनी या दोनों किडनीज कम्प्लीटली या पार्शली यानी सारे की सारी या उसका कुछ हिस्सा फेल हो जाता है और ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें बेटा हम 2 ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। ये 2 ट्रीटमेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डायलिसिस। डायलिसिस मीन आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को मसनूई तरीके से साफ करना डायलिसिस होता है। जिस तरह हमारी किडनीज नेचुरली ब्लड फिल्टर करती हैं, अगर वो फेल हो जाएं, वो इस काबिल ना रहें, तो फिर हम आर्टिफिशियल वे से ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसमें से वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। हीमोडायलिसिस का मीनिंग है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। वैसे तो डायलिसिस का मीनिंग क्लीनिंग ऑफ ब्लड ही है, लेकिन हीमोडायलिसिस, हीम कहते हैं फ्लूइड को और डायलिसिस कहते हैं साफ करने को। क्लीनिंग ऑफ ब्लड इसका टेक्निकल मीनिंग है। ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर एक मशीन के अंदर फिल्टर्ड किया जाता है, जिसे हम डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी आम वर्ड्स में कहते हैं। उसका नेम डायलाइजर मशीन होता है। तो ब्लड जो है, जब हम उसको बॉडी से बाहर आर्टिफिशियल वे से एक मशीन के ज़रिए साफ़ करते हैं और जिस तरह से ओरिजिनल किडनी करती है उस तरह से ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसके वेस्ट निकल जाते हैं, तो उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो उस मशीन का नाम डायलाइजर होता है और उसमें डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं। जिन ट्यूब्स में स्पेसेस होती हैं और उस स्पेसेस में थिन मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स परमिएबल होती हैं, यानी कि परमिशन देती हैं मटीरियल्स को मूव करने की, वो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रक्चर है कि फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, बॉडी में से ब्लड निकल कर उस ट्यूब में यानी कि डायलाइजर में जा रहा है। इस ट्यूब में 2 नालियाँ हैं, एक तरफ ब्लड मूव कर रहा है और दूसरी तरफ वो फ्लूइड मूव कर रहा है, जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, जिसने ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को सक करना है, खींचना है और वेस्ट निकल कर फ्लूइड में जाना शुरू कर देने हैं। फिर जब ब्लड फिल्टर हो जाना है तो उसने वापस बॉडी में चले जाना है। एक तरफ से ब्लड निकल रहा है, दूसरी तरफ से वो बॉडी में शिफ्ट हो रहा है। ये जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा, जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं, इन फ्लूइड्स की स्पेसिफिक ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्लड की कंडीशन हाइपोटोनिक होगी तो फ्लूइड की कंडीशन हाइपरटोनिक होगी। अगर ब्लड की कंडीशन हाइपरटोनिक होगी तो फ्लूइड की कंडीशन हाइपोटोनिक होगी। लिहाजा जो कंडीशन ब्लड की होती है उसके ऑपोजिट कंडीशन फ्लूइड की होती है, ताकि वो मटीरियल्स को सक किया जा सके, गेट किया जा सके। तो ये बेटा आर्टिफिशियल किडनी का रोल है जो कि डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है। इसके बाद बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस की दूसरी फॉर्म है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसको पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी से बाहर ब्लड लाने से नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर ही जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारे पेट का हिस्सा है, इसकी साइडों पर जो खाली जगह है, वहाँ पर कैविटी की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, जो उसकी एपिथेलियम है, जो उसकी स्किन है, उसका नाम है पेरिटोनियम। तो उस पेरिटोनियम में से ब्लड फिल्टर होता है, इसलिए इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। और ये भी उसी तरह से ब्लड फिल्टर करता है जिस तरह से हीमोडायलिसिस ने किया था।
लेकिन फ़र्क क्या था कि हीमोडायलिसिस में मशीन यूज़ हुई थी, यहाँ पर मशीन यूज़ नहीं हुई। हीमोडायलिसिस में ब्लड बॉडी से बाहर आया था, यहाँ पर ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आया। हीमोडायलिसिस में फ्लूइड मशीन में था, यहाँ पर फ्लूइड बॉडी में एंटर किया जाएगा और एब्डोमिनल कैविटी की मेम्ब्रेन में से ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी। तो एब्डोमिनल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है उसका जो है वो नाम है पेरिटोनियम है, उस स्किन का नाम पेरिटोनियम है, वहाँ से ब्लड फिल्टर होता है। इस कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को एंटर कर दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड, फिर वही बात आ गई कि उसको ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ ब्लड के लिहाज से बनाया जाता है। अगर ब्लड हाइपोटोनिक होगा तो फ्लूइड हाइपरटोनिक होगा, अगर ब्लड हाइपरटोनिक होगा तो फ्लूइड हाइपोटोनिक होगा। लिहाजा एक ट्यूब जिसका नाम कैथेटर होता है, उस कैथेटर ट्यूब के जरिए उस फ्लूइड को बॉडी में एंटर कर दिया जाता है, जैसे ड्रिप लगाते हैं। अब वो एंटर कर दिया बॉडी में, अब वो फ्लूइड पहुंच गया पेरिटोनियल कैविटी में। अब पेरिटोनियल की वॉल्स में जो ब्लड वेजल्स थी उस ब्लड में से वेस्ट फ्लूइड में आना शुरू कर देंगे। पेरिटोनियम उस कैविटी का नाम है, उसकी दीवारों में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से वेस्ट निकल कर उस फ्लूइड में आना शुरू कर देगा। वो फ्लूइड बॉडी से बाहर आएगा तो अपने साथ वेस्ट भी ले आएगा और अपने साथ नाइट्रोजनस मटीरियल्स भी ले आएगा। इस प्रोसेस में दिन में बहुत दफ़ा डायलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि पेरिटोनियम के पास पूरी बॉडी का ब्लड नहीं आता, ब्लड का एक छोटा सा पार्ट, एक फ्रैक्शन आती है। लिहाजा ब्लड की एक फ्रैक्शन, ब्लड का एक छोटा सा हिस्सा क्लीन होता है, इसलिए जो है वो ब्लड जो है वो बार बार फिल्टर करना पड़ता है एक दिन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो सके। तो डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल करना एक गुड और इफ़ेक्टिव वे है, क्योंकि उसमें पूरे का पूरा बॉडी का ब्लड जो है वो एक दफ़ा फिल्ट्रेशन मशीन से गुजरकर फिल्टर्ड हो जाता है और 2, 3, 4 दिन इवन अ वीक तक गुजारा किया जा सकता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में बार बार डायलिसिस पॉसिबल करनी पड़ती है, क्योंकि पेरिटोनियम कैविटी पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर्ड नहीं करती, वो अपने हिस्से का थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ ब्लड जो है उसको फिल्टर्ड करती है। लिहाजा जब तक किडनी फेलियर है या जब तक हम किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करते, एक हेल्दी किडनी के साथ उसको चेंज नहीं करते, तब तक किडनी फेलियर का गुजारा करने के लिए और उस पर्सन को लिविंग रखने के लिए किडनीज की ट्रांसप्लांटेशन करने तक इस डायलिसिस से गुजारा किया जा सकता है। इस डायलिसिस से जो है वो काम चलाया जा सकता है। इसके बाद बेटा जो दूसरा ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एक आर्जी इलाज है और टिल द लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक इसको करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ गुजारा है, कॉम्पनसेट है कि ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। ये कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी गुजारा है। लिहाजा अगर किडनी का फेलियर लास्ट स्टेज पे चला जाए, जिसे हम यूरीमिया कहते हैं या एंड स्टेज किडनी फेलियर कहते हैं या एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं, यानी किडनी एंड स्टेज तक फेल हो जाए, बिल्कुल नाकारा हो जाए, किडनीज बिल्कुल काम करने के काबिल ना रहें और यूरीमिया यानी कि किडनीज लास्ट स्टेज तक फेल हो जाएं, तो फिर डायलिसिस का कोई असर नहीं रहता बॉडी पर, फिर डायलिसिस करने से गुजारा नहीं होता। लिहाजा बॉडी की उस डिफेक्टिव किडनी को एक हेल्दी किडनी से चेंज करना पड़ता है। जो हेल्दी किडनी देता है वो डोनर होता है और जो किडनी देने वाला पेशेंट है वो रेसिपिएंट होता है। तो डोनर की किडनी को रेसिपिएंट की किडनी से मैच किया जाता है, टिश्यूज मैच किए जाते हैं, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, बॉडी के अदर फंक्शन मैच किए जाते हैं, ताकि जब वो किडनी ट्रांसप्लांट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। डोनर यानी किडनी देने वाला लाजमी नहीं है कि रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसकी मैचिंग होना ज़रूरी है। लिहाजा किडनी को ट्रांसप्लांट करना लास्ट ऑप्शन है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। 10 से 15 साल तक फिर कोई डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई जो है वो बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किडनीज मैच कर जाती हैं तो उस लिहाज से किडनी बॉडी का रोल प्ले करेगी, ब्लड फिल्टर करेगी और बॉडी के एक परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर वर्क करेगी। लिहाजा किडनीज का मैच करना जरूरी है। अगर किडनीज मैच नहीं होती तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, बॉडी उसको जो है वो फॉल्सिफाइड कर देगी और बॉडी ब्लड फिल्ट्रेशन में रोल प्ले नहीं करेगी। लिहाजा किडनीज जो हैं वो 10 से 15 साल तक ट्रांसप्लांट के बाद वर्क करेगी, उसके बाद फिर फेलियर के चांसेस होंगे, उसके बाद फिर डायलिसिस करवाना पड़ेगा और फिर किडनी को नए सिरे से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिहाज से पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो मोस्ट फेमस कंट्री है जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट की जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी गुणवत्ता का लेवल इतना ज़्यादा है तो लोग अपनी वन किडनी जो है वो सेल आउट कर देते हैं।
तो इसलिए किडनीज को ट्रांसप्लांट करके हम इस प्रॉब्लम से या रीनल फेलियर से बच सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक और होम्योस्टेसिस को गेट करने का लास्ट वे स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। हमने बार बार इस चैप्टर में डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, एक्सट्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट जो कि हमने अभी कंप्लीट किया, और थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्म कहते हैं बेटा टेम्परेचर को और रेगुलेट कहते हैं मेंटेन करने को। जैसे थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर मेजर करने वाला, और थर्म का मीन टेम्परेचर है। तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट अ नॉर्मल लेवल, एट अ कांस्टेंट लेवल, एट अ ऑप्टिमम लेवल इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को सेट रखना, नॉर्मल रखना, एक कांस्टेंट लेवल पर रखना, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन करने के लिए बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेट रखने के लिए, जैसा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम काम करता है जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के साथ मैच करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट रखने की कोशिश करता है। अगर इन्वायरमेंट में हीट का स्ट्रेस हो तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है, पसीना आता है। अगर इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर कोल्ड का स्ट्रेस हो तो हमारी बॉडी शिवर करती है, कांपती है, उसके मुताबिक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। लिहाजा हमारा कंट्रोल सिस्टम जो हमारे ब्रेन के ज़रिए कंट्रोल होता है उसके ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। हम इस टॉपिक में बेटा प्लांट्स की थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे, एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे, ह्यूमंस की थर्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होने की कंडीशन यानी कि फीवर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्लांट्स की थर्मोरेगुलेशन को बेटा डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर नेचर ने क्या क्या ऐसी चेंजेस, क्या क्या ऐसी अडॉप्टेशंस प्रोड्यूस की हैं कि वो अपना टेम्परेचर सेट रख सकते हैं। प्लांट्स बेटा 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स फेस करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड वेरी कोल्ड यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए इन्वायरमेंट का, कम हो जाए या बहुत कम हो जाए, इन्वायरमेंट का नॉर्मल टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, गर्मियों में 45 तक चला जाता है, 50 तक, सर्दियों में 10 डिग्री से नीचे आ जाता है, फ्रीजिंग 0 डिग्री पर चला जाता है, फिर प्लांट्स क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर की अडॉप्टेशन क्या है? हाई टेम्परेचर का सबसे पहले बेटा इफेक्ट देखेंगे। एंजाइम्स के काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा एंजाइम्स की वर्किंग के लिए एक मुनासिब लेवल का टेम्परेचर होना चाहिए जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है, तो एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाती है, उनकी नेचर ख़राब हो जाती है और वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। लिहाजा फिर प्लांट्स क्या करते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर में ट्रांसपायरेशन करते हैं, लीव्स के स्टोमेटा के जरिए वाटर को वेपर्स की फॉर्म में निकालते हैं और इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, यानी कि इवेपोरेशन करते हैं, वेपर्स रिलीज करते हैं वाटर के और उससे उनको कूलिंग महसूस होती है, जिस तरह हमें पसीना आने से कूलिंग महसूस होती है। लेकिन इवेपोरेटिव कूलिंग बेटा एक लिमिट तक हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि बॉडी का सारा पानी वेपर्स की फॉर्म में उड़ा दिया जाए और बॉडी जो है वो डेंजरस लेवल तक डिस्टर्ब हो जाए। लिहाजा अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और टेम्परेचर 40 डिग्री भी क्रॉस कर गया है तो पानी की कमी होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर को सेव रखा जा सके। स्ट्रेस से बचने के लिए, हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, टेम्परेचर की कंडीशन से बचने के लिए वाटर जो है उसको सेव रखा जा सके, वाटर को बचाया जा सके ताकि प्लांट्स का इंटरनल मेटाबॉलिज्म डेड ना हो जाए और प्लांट्स डेड ना हो जाए। लिहाजा वो अपने पोर्स ऑफ लीव्स यानी कि स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। अब जब स्टोमेटा को बंद कर देते हैं लेकिन बाहर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, अब दोनों काम ख़त्म हो गए, ना ट्रांसपिरेशन हो रही है ना ही टेम्परेचर कम हो रहा है, तो नेचर ने प्लांट्स के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस की। हीट शॉक, हीट का झटका बर्दाश्त करने वाली प्रोटीन्स प्रोड्यूस की हैं जो कि उन एंजाइम्स और उन प्रोटीन्स को एम्ब्रेस कर लेती हैं, गले लगा लेती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा फिर वो डीनेचुरेशन से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अडॉप्टेशन है कि नेचर ने प्लांट्स के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस की हैं जो कि नेसेसरी एंजाइम्स और नेसेसरी प्रोटीन्स को एम्ब्रेस करके गले लगा के अपने साथ जोड़ के हीट का झटका खुद बर्दाश्त करती हैं और उन चीज़ों को डीनेचर्ड होने से बचाती हैं ताकि प्लांट्स डिस्टर्ब ना हो, प्लांट्स खराब ना हो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टेम्परेचर है लो टेम्परेचर।
टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं है लेकिन ठंड हो गई है, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है, उस टेम्परेचर पर प्लांट्स क्या करते हैं? हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो मटेरियल्स की बनी होती है, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं और 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है लिपिड्स जमना शुरू कर देते हैं, लिपिड्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और प्रोटीन्स उनमें लॉकअप हो जाती हैं। अब जब लिपिड्स के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, प्रोटीन्स उनमें लॉकअप हो जाएंगी, तो सेल मेम्ब्रेन ने प्लांट्स के सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। लिहाजा जब वो ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में प्लांट्स के सेल्स क्या करते हैं, वो अपने सैचुरेटेड लिपिड्स को अनसैचुरेटेड लिपिड्स के साथ चेंज कर लेते हैं, यानी कि ऑयल्स वहाँ पर आ जाते हैं, फैट्स वहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फैट्स फ्रीज हो सकते हैं, ऑयल्स फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं होते। लिहाजा जब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जगह पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं तो फिर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। लिहाजा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कैरी ऑन रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बावजूद भी सेल मेम्ब्रेन के क्रिस्टल्स नहीं बनते और ईजीली प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो तो लिपिड्स भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर रैपिड चिलिंग हो, यानी बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, तो फिर लिपिड्स इतनी तेज़ी से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, वो स्लोली अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं, वो स्लोली अपने आप को मूव करते हैं। लिहाजा अगर रैपिड चिलिंग होती है, बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर कम होता है, तो फिर टाइम लगेगा। अगर ग्रेजुअल डिक्रीज एक तरतीब के साथ टेम्परेचर कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो फिर लिपिड्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंटरचेंज करते रहेंगे। उसके बाद बेटा थर्ड टेम्परेचर है फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इतना कम हो गया कि वो फ्रीजिंग पे चला गया, जिसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को जमाना शुरू कर दिया, तो हमें पता है कि प्लांट्स का जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत अमाउंट ऑफ वाटर होती है। लिहाजा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की साइडों पर आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की साइडों पर आइस के क्रिस्टल्स बनने की वजह से कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट तब होता है जब वो आइस के क्रिस्टल्स प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म तक चले जाते हैं। लिविंग मैटर ऑफ द सेल आइस क्रिस्टल्स की वजह से सीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और वाटर जमना शुरू कर देता है। साइटोसोल यानी कि लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जम जाता है, तो फिर लाइफ यानी ऑर्गेनेलिस काम करने के काबिल नहीं रहती। लिहाजा जब प्रोटोप्लाज्म में आइस के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, आइस की फ्रीजिंग शुरू हो जाएगी, साइटोसोल जमना शुरू हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं रहेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में जिस तरह ऊपर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में चेंज आया, उसके कंपोजिशन में चेंज आया, अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में चेंज आता है। उसके अंदर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से साइटोसोल सुपर कूल तो हो जाता है लेकिन फ्रीज नहीं होता। सुपर कूल में इंतहाई हद तक ठंडा हो जाता है लेकिन फ्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कैरी ऑन रहता है। साइटोसोल लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल है, तो वो प्लांट्स जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं, जैसा कि ऑक्स है, रोजेज हैं, मैपल्स हैं, या इस तरह के और बहुत सारे प्लांट्स जो हिली एरियाज में होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर फेस करते हैं, तो उनके साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन बदल जाती है, जिसकी वजह से उनका साइटोसोल इंतहाई हद तक ठंडा हो जाता है, सुपर कूल हो जाता है, लेकिन फ्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जो बेटा अडाप्टेशन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के अंदर 2-3 दफ़ा रिपीट भी हुए हैं, इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है।